नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विनियोग विधेयक की और बात करेंगे वित्त विधेयक की, क्योंकि ये काम आर्थिक दृष्टि से सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। गुरुवार को विनियोग विधेयक पारित किया गया और शुक्रवार को लोकसभा ने वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 पेश किया। निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। LRS के तहत विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान पर कब्जा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को देखने के लिए RBI को कहा गया है। लोकसभा ने गुरुवार को विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया था। इसी के साथ लोकसभा ने अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों को भी अपनी मंजूरी दे दी। विनियोग विधेयक 2023 और विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों से जुड़े प्रस्तावों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के कक्ष में जाकर उनसे परंपरा के अनुसार शिष्टाचार मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष की इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा अन्य कई मंत्री उपस्थित थे। वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं इसके, इस पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद गुमान सिंह दामोर जी हमारे साथ इस समय। गुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे लोकसभा सांसद मलूक नागर जी। मलूक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये मामला जो है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक कार्यों की दृष्टि से विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों खासे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं संसदीय दृष्टि से। इसलिए इसके क्या मायने हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपसे जानना चाहूँगा गुमान जी, ये जो कार्य होता है संसदीय दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप जानते हैं कि जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता है तब तक हम 1 अप्रैल 2023 से जो हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, न हम एक नया पैसा खर्च कर सकते हैं और न ही हम एक नया पैसा किसी को दे सकते हैं। तो विभिन्न हमारे मंत्रालय के और विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारी जो विकास कार्यों के लिए जो हमको बजट देना होता है, जब तक फाइनेंस बिल पास नहीं होता है तब तक हम किसी को धनराशि नहीं दे सकते। बजट आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो रीअप्रोप्रिएशन बिल है, उसमें यदि किसी विभाग को पैसे बजट में दिए थे और वो कम हो गए तो उसको और पैसा देना होता है। तो उस दृष्टि से ये दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन विधेयकों के पारित होने के बाद ही हम दूसरे विभागों को बजट आवंटन की प्रक्रिया जारी कर सकते हैं और अब इससे विकास की गति को और बल मिलेगा। हम बिना विधेयक बिल पास किए हम किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। जी, जाहिर सी बात है, मुद्दा बजट से संबंधित है। अलग अलग मंत्रालयों की जो अनुदान मांगे होती हैं, किस मद में कितना पैसा चाहिए, कैसे सरकार आगे खर्चा करेगी किस योजना पर, इसकी एक झलक देखने को मिलती है। एक तरह से महत्वपूर्ण दस्तावेज इसको कहा जाता है वित्तीय दृष्टि से। मलूक जी, अगर इस मुद्दे को मैं आपसे समझना चाहूँ, जाहिर सी बात है सरकार के आर्थिक खर्च से जुड़ा पूरा मामला है, बजट से जुड़ा मुद्दा है। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि इस पर हम देखते हैं कई बार बहुत घंटों चर्चा इस पर होती है और इस बार भी चर्चा के लिए तमाम तरह के प्रावधान, समय का आवंटन किया गया था। देखिए, बड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे तो हम लोगों के एमपीओ के भी समझ में नहीं आता जी, और जर्नल लोगों के समझ में तो आ ही नहीं सकता। बेसिकली क्या होता है कि जब बजट पास होता है, उसके बाद जब बजट पेश करते हैं, उसके बाद सभी मंत्रालय इस संविधान के तहत उस संसद में सभी मंत्रालय आते हैं कि जी हमें इतना खर्च चाहिए, हमें इतना संसद, इतना हमें ये धन अलॉट कर दो। तो हम सांसद लोग कहते हैं भाई हम सर्वसम्मति से यहाँ पे जो बजट तो तुम ले जाओ जी, लेकिन
जिस भी मंत्रालय के लोग आकर के पैसे की अपनी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि हमारी बात सुन लो, उसमें सरकार पक्ष के भी लोग और विपक्ष के भी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं कि भाई तुम पैसे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे मंत्रालय में ये चीज़, ये कमी, देश के लिए ये ज़रूरत और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये ज़रूरत, तो अपनी बात कहते हैं और फिर बाद में इसको हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वोटिंग करा के उसको पास कर लेते हैं और विधिवत वो जाकर के फिर 1 अप्रैल से देश पूरा सुचारू रूप से चालू हो जाता है। लेकिन जो पिछले भी सत्र में हुआ कि पूरा पार्लियामेंट स्टक हो गया, अब के भी यही हुआ कि पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, तो सरकार की भी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट चले और सारे हम लोग सांसद में चर्चा करें और देश हित और जनहित में अपनी बातें रखें। लेकिन जो स्थिति है कि सरकार की और विपक्ष में खास करके जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, 2024 के चुनाव को ध्यान में करके पूरे देश का क्या होगा कोई नहीं सोच रहा, जनता का क्या होगा कोई नहीं सोच रहा, जनहित का क्या होगा कोई नहीं सोच रहा, देश की इकोनॉमी किधर जाएगी कोई नहीं सोच रहा। और जो संविधान के तहत हम पार्लियामेंटेरियंस को अपनी बातें रखनी होती हैं देश हित और जनहित में, वो रख नहीं पा रहे हैं। तो ये उसके लिए एक बीच का रास्ता है कि जब चर्चा नहीं हो रही हो, पार्लियामेंट अटक रही हो, पार्लियामेंट बिल्कुल अड़के खड़ी हो गई हो, रोज कोई बोलने ना दे किसी भी सांसद को, तो विनियोग जो ये विधेयक आया है ये उसका कट शॉट है। बगैर चर्चा के हो रहा हो तो उसको, इस विधेयक को जब लेके आते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क सरकार को होता है कि इसको लाने पे अगर वोटिंग हो जाए और वोटिंग के समय अगर वोटिंग में सरकार हार जाए, उसी समय सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और तुरंत चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे। तो सरकार शायद बहुत मजबूत स्थिति में थी, सरकार ने ये रिस्क लिया और इस विधेयक को लेके आए और बगैर चर्चा के 1 अप्रैल से पूरा देश पहले की तरह चालू हो जाएगा। लेकिन सब बस खत्म कर रहा हूं, इसमें एक नुकसान देश की जनता का हो गया, देश का हो गया, जो देश हित में जो लोग हमें अधिकृत करके 18 लाख के करीब लोग भेजते हैं, जाओ हमने तुम्हें पावर दिया, तुम हमारे लिए जाके देश में देश की संसद में काम करो, वो काम करने से हम महरूम रह जाते हैं। उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात जी। बिल्कुल। राकेश शुक्ला जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लगातार कोशिश की सदन चले, हर मुद्दे पे चर्चा हो, जो वित्त विधेयक है उस पर भी चर्चा हो, जो अलग अलग अनुदान मांगे होती है मंत्रालयों की उन पे भी चर्चा हो, और कई बार अपील भी सदस्यों से की गई वो चर्चा में भाग लें, इन मुद्दों पर चर्चा करें। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है देश का बजट है, अनुदान मांगे जो होती हैं अलग अलग मंत्रालयों की होती हैं, देश आगे कैसे खर्च करेगा, मंत्रालय कैसे खर्च करेंगे, किस योजना में खर्च करेंगे, इसका पूरा एक लेखा जोखा सामने उभर के आता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जो मलूक जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं, जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जी। सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें रक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सड़क परिवहन, शिपिंग, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों पे कहा गया कि 15 से 20% का इजाफा हुआ और बजट बढ़ा के दिया गया है। मुझे लगता है इस पर सत्ता और विपक्ष को दोनों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि जनता के सामने वास्तविक तस्वीर और उसके मूल्यांकन का सबसे अच्छा अवसर तब आता है जब सत्ता और विपक्ष दोनों बजट के सारे प्रारूपों को पूरी तरह से सामने लाते हैं। तब जनता समझ पाती है कि किस क्षेत्र में जन उपयोगी कार्य किए गए। चर्चा का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि विपक्ष की तरफ से बार बार जब ये कहा जाता है कि सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, तो इस बजट सत्र के दौरान वो उन विषयों को की तरफ भी सरकार का ध्यान ला सकती है, जनता का ध्यान ला सकती है कि जो बजट पेश किया गया, जिस सेक्टर के लिए जो धनराशि दी गई है, उस सेक्टर पे उस धनराशि का सही उपयोग हो पा रहा या नहीं हो पा रहा, सरकार उस धनराशि को बेहतर तरीके से खर्च कर पा रही है या वह धनराशि खर्च नहीं हो पा रही। विपक्ष ये सारे मुद्दे चर्चा में उठा सकता था, लेकिन चर्चा नहीं हुई और आपका विनियोग विधेयक पारित करना अनिवार्य था, इसलिए गिलोटिन का सहारा लिया गया और गिलोटिन का सहारा लेकर सरकार ने इसको पारित किया। उसी तरह से गुरुवार को आपका विनियोग विधेयक पारित हुआ और शुक्रवार को वित्त विधेयक पारित हो गया। सरकार का कामकाज नहीं रुके, इसीलिए ये दोनों प्रावधान रखे गए हैं कि यदि संसद में सुचारू रूप से संसद नहीं चल पाती,
चर्चा नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी एक रास्ता दिया गया है कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पास होने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि यदि वो बाधित हो गया तो जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद सरकार का आर्थिक तंत्र पंगु हो जाएगा और ये सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी सरकार के सामने। जी, गुमान सिंह जी, जैसा मलूक जी ने भी कहा कि इतना महत्वपूर्ण है जो वित्त विधेयक है या विनियोग विधेयक है, जिसके जरिए चर्चा होती है और सभी सदस्यों को, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। मुद्दा बजट का है। आपका क्या कहना है? जो सवाल मलूक जी ने उठाए कि चर्चा होती तो दोनों तस्वीर सामने उभर के आती कि देश की मंत्रालयों की, सरकार की योजनाओं की स्थिति क्या है। आपका क्या कहना है? देखिए, संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना, और संसद जो हमारे सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो अपने क्षेत्र की समस्या को रखते हैं और शासन से उसका समाधान निकालते हैं। ये मुख्य कार्य है सांसदों के। परंतु मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, हमारे विपक्ष के साथियों ने अपने कर्तव्य को भुला करके उन्होंने गैर नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज पे संसद को चलने से पूरा रोकने की कोशिश की। उन्होंने अनावश्यक मुद्दे लाए जिनका कोई संबंध नहीं था, जबकि हर दृष्टि से बजट का जो सेशन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है। और जैसे हमारे सांसद साथी ने कहा कि हमको चर्चा करना चाहिए थी और हम खुले दिल से चर्चा करना चाह रहे थे। सबको टाइम अलॉट हो गया था, सब कुछ हो चुका था। हमारे माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भरसक प्रयास किया, बिठाकर बातें की, परंतु वो टस से मस नहीं हुए। उनकी हठ धर्मिता की वजह से हमको गिलेटिन का सहारा लेना पड़ा। चूंकि ये देश के संचालन का विषय था, इसमें लापरवाही नहीं की जा सकती थी, इसलिए फिर जो कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत ये निर्णय लेकर के रीअप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल को पास किया गया। इसके कारण अब हमको सरकार को चलाने में, देश को चलाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा 1 अप्रैल से कामकाज ही ठप हो जाता जी। इसलिए ये हमारे सरकार के पास एक अंतिम विकल्प था जिसका उपयोग किया गया, और ये भी पूरी तरह से वैधानिक विकल्प है। इसमें भी किसी प्रकार की गैर वैधानिकता नहीं है। हर, जैसे हमारे माननीय शुक्ला जी ने बताया, जितने हमारे मंत्रालय हैं सब मंत्रालय की मांगों को पढ़ा गया, उनके बजट को पढ़ा गया, उनका क्या विषय है वो सब पढ़ा गया और उसके बाद इसको पारित किया गया। जी, मलूक जी, मुद्दा जैसा आपने बताया कि ऐसे मुद्दे जो देश के सामने बहुत ज्वलंत हैं, खासतौर से आर्थिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, तो ये जो विनियोग विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये एक मौका देते हैं विपक्ष के सदस्यों को। आप भी विपक्ष में हैं, आपकी बसपा पार्टी है, चर्चा करने का मौका देते हैं। जाहिर सी बात है कि जो बात कहना चाहते हैं, इसमें जब चर्चा होती, अनुदान मांगों पर चर्चा होती अलग अलग मंत्रालयों के हिसाब से, तब भी अपनी बात कही जा सकती थी। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। हमारे साथी बैठे हैं भाजपा के सांसद जी, हमारे बड़े नज़दीकी हैं। इन्होंने कहा विपक्ष ने नहीं चलने दिया। मैं बिल्कुल साफ तौर पे इनसे डिफर करता हूं, और पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 4 सालों में। हमेशा विपक्ष में, और खासकर कांग्रेस बगैर मतलब के भी कई बार अड़ंगा लगाती थी, पर इस बार क्या हुआ है कि कांग्रेस की डिमांड थी और हम लोगों की भी डिमांड थी कि भाई अडानी वाले मुद्दे पे जांच हो, ये नुकसान क्यों हुआ है। क्योंकि जो भी कर्मचारी का पैसा पीएफ का, जीपीएफ का होता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके सरकार अपना हिस्सा भी मिला के एलआईसी में निवेश कर देती हैं, और एलआईसी ने अडानी के साथ निवेश करा, और अडानी की किसी भी वजह से जो शेयर गिरे और जो फायदा और नुकसान उनको, एलआईसी को होएगा, वही आगे उनके जो इन्वेस्टर उनको भी होएगा। सब मैं खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। तो इसलिए उनकी मांगे हमारी भी थी, और लेकिन वो आके हल्ला गुल्ला कर रहे थे, संसद को नहीं चलने दे रहे थे, बिल्कुल एकदम क्लियर। लेकिन सरकार ने भी कहा राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। अब की बार इन्होंने भी संसद नहीं चलने दी। मैं ये नहीं, मलूक जी, मैंने यहाँ पर जब आपने एक विषय उठाया, कर रहा हूं, इस बात का पक्षधर हूं मैं कि विदेश में जाके राहुल गांधी जी ने जो किया
वो गलत किया, देश की साख गिराई। देश के लिए अगर बाहर खराब बोलोगे तो विदेश के लोग जो इन्वेस्टर हैं हमारे देश में आएंगे नहीं, हमारे देश में नहीं आएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी ठीक नहीं चलेगी और जो देश लगातार आज तरक्की कर रहा है उसमें रुकावट आएगी। लेकिन पार्लियामेंट चलने में कि राहुल गांधी उधर से माफी मांगो, उधर से जेपीसी बनाओ, अडानी के मुद्दे पे दोनों तरफ से खड़े हो जाते थे। हम जैसे लोग जो चाहते हैं पार्लियामेंट चले, बहुत नुकसान हुआ है हमारा भी, और जो हम बात करना चाहते थे संसद में देश हित और जनहित में, हम कह नहीं पाए, कर नहीं पाए। मलूक जी, मुद्दा बजट का है, मुद्दा वित्तीय अनुदान मांगों से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन चूंकि आपने कुछ बातें उठाई हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा गुमान जी, चूंकि बात राहुल गांधी की भी आई कि विदेश की धरती पर जाके उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का अपमान किया, सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, इस तरह के सवाल उठाए। मैं तो केवल वित्त विधेयक पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन चूंकि बातें ऐसी आई हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, लंदन में राहुल जी ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा कम हुई। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं और यदि कहीं समस्या हो तो हमारे देश की ओर समाधान के लिए देखते हैं। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार सांसद, एक सबसे पुरानी पार्टी के सांसद अगर विदेश की धरती पर जाकर ये कहे कि साहब हमारे यहाँ प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है, आपको देखना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक स्थिति थी और इससे खराब कोई मुद्दा नहीं था। इसलिए हमारी पार्टी ने सिर्फ उनसे ये बोला कि अगर आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांगिए, इसमें गलत क्या था, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग उन्होंने लंदन में किया वो बिल्कुल देश हित में नहीं था, देश की गरिमा के विपरीत था, हमारी मातृभूमि के विपरीत था। और जिन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटा हो वो बोल रहे हैं कि प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है। अरे आप देखिए 25 जून 1975 को प्रजातंत्र क्या होता है ये कांग्रेस ने क्या किया, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। मुझे लगता है कि मुद्दा भटक जाएगा। ये वित्त विधेयक का मुद्दा है, विनियोग विधेयक का मुद्दा है, और इस दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वित्त विधेयक पेश करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेंशन में सुधार की बात कही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। राकेश शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि पेंशन का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मनोज जी, आप देखेंगे कि इधर विधानसभा चुनाव जो 2-3 राज्यों के हुए हैं उसमें पेंशन कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दा एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से और माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ से जो एक घोषणा की गई है कि पेंशन मुद्दे को सुलझाने के लिए और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का निपटान करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। निश्चित तौर पे इससे एक बड़ा कर्मचारी वर्ग जो ऊहापोह की स्थिति में है, पेंशन योजनाओं को लेके, खासकर पीएफ वगैरह को लेके एक बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं और लोगों के मन में आशंका रहती है। बीआरएस लेने वालों जो बीआरएस लेते हैं उनके पास भी एक समस्या होती है कि पेंशन को लेके हमारी आगे क्या स्थितियां बनने वाली, सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है वो कमेटी इन सारे जो कहना चाहिए कि विसंगतियां हैं, मन में भ्रम है, उन सारी चीज़ों को दूर करने का काम करेगी। जी मलूक जी, कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा है, जाहिर सी बात है देश में बहस भी इस मुद्दे को लेकर छिड़ी हुई है कि ओल्ड पेंशन या न्यू पेंशन, इसको लेकर भी तमाम पक्ष सामने आते हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, दोनों तरफ बात जस्टिफाई करी जा सकती है। एक तरफ सरकार के पास जो धन और जो रिजर्व है उसमें से जो पेंशन का है और जो टैक्सेस के रूप में इकट्ठा होता है, जैसे अभी पिछले दिनों 44 लाख करोड़ का बजट था और केवल मात्र 23 लाख करोड़ की कलेक्शन थी, 40 लाख करोड़ का था और 23 लाख की कलेक्शन थी, तो 17-18 लाख करोड़ कम पड़ रहा था। तो सरकार भी ये चाहती है कि किस तरह से कैसे अपने रिजर्व को पूरा कराए, बजट को पूरा करा जाए। उधर जो लोग रिटायर होते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी पेंशन ज़रूर हो, अगर पेंशन नहीं हुई तो हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो मेरा कई लोगों से बात हुई है इस बारे में डिटेल में चर्चा हुई है
और कई तो इसका मेरे हिसाब से ऐसा कुछ जो कमेटी बनी है वो तो एक ठंडे बस्ते में जाएगी बहुत दिनों के लिए, लेकिन इस बारे में सरकार को उस तरह कुछ सोचें कि कोई बीच का रास्ता निकालें, पूरी पेंशन ना सही, आधी सही, आधी ना सही तो और कुछ चौथाई सही, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकले जिससे सरकार पे बहुत ज़्यादा वजन भी ना पड़े और जो अधिकारी रिटायर हुए हैं या जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको भी ये लगे कि जो पहले पेंशन मिलती रही हैं और दूसरे लोगों को भी जो पेंशन मिलती हैं, हमें भी पेंशन मिल रही है, ज़्यादा ना सही तो कम सही पर मिल रही है। और ये एक अच्छी शुरुआत करी है और इस सरकार की जो वित्त मंत्री जी ने कमेटी बनाई है, हम इसकी सराहना करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में उन्होंने सोचा है और एक अच्छे तरफ रास्ते की शुरुआत की है। जी गुमान सिंह जी, महत्वपूर्ण मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि एक तो पेंशन से जुड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हर सरकारी कर्मचारी के सामने पेंशन का एक बड़ा मुद्दा सामने आता है कि आखिर उसकी जीविका कैसे चलेगी। जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री ने इस मुद्दे को अपनी चर्चा के दौरान इस मुद्दे को रखा और एक कमेटी का गठन किया। अलग अलग राज्यों में ये मुद्दा अलग अलग ढंग से उठ भी रहा है, राजनीति भी इस पे हो रही है। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? देखिए 2005 में नई पेंशन नीति लागू हुई। नई पेंशन नीति में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं 2005 के बाद के, उनको पुरानी पेंशन जैसी पेंशन नहीं मिलेगी। वो जितना पैसा उनका कटेगा उतना पैसा शासन मिला करके और उनको दे देगा। तो उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को नुकसान तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसे नागर जी ने बताया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और इस लिमिटेड रिसोर्स का कैसे उपयोग करना, ये हम सब मिलकर तय करते हैं। दुर्भाग्य से कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव होना था या होने हैं, उन्होंने 2005 के स्थान पर जो नई पेंशन लागू हुई थी उसके स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की। वैसे जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उससे अगर आप देखेंगे तो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को तो फायदा है ही, पर टोटलिटी में देश का नुकसान है। तो इसलिए हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण रमण जी ने एक कमेटी बनाई है और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि इसमें सभी के साथ न्याय होगा, जस्टिफाइड जो भी बेस्ट हो सकता है अधिकारियों कर्मचारियों का, उनका भी भविष्य का ध्यान रखा जाएगा और देश का भी भविष्य का ध्यान रखा जाएगा और संतुलन बना करके कोई नई नीति लागू की जाएगी। जी राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मुद्दा पेंशन का है और पेंशन को लेकर खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हुए, भाभी हमने देखा कि पुरानी पेंशन को लेकर राजनीति की गई और कई राज्यों में चुनाव होने भावी पेंशन को लेकर राजनीति उभर के सामने आती है। खैर, दल हैं तो राजनीति होगी, लेकिन मेरा मुद्दा आपसे यह है कि राजकोषीय जो घाटा है, जो व्यवस्था है, कई राज्य ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, लेकिन वहां भी मुद्दा पुरानी पेंशन का उठाया जा रहा है, नई पेंशन की चर्चा होती है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुद्दा राजकोषीय घाटे का भी है? आपने जो विषय उठाया है उस पर मैं कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब एक सवाल किया गया कि आपने पेंशन बहाली का आश्वासन दिया है और पेंशन बहाली करने पे 6.5 से 7 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त जो भार है वो राज्य सरकार पे पड़ेगा, उसे आप कहाँ से पूरा करेंगे, आपका मैकेनिज्म क्या है? वो इस पर संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए और वो ये नहीं बता पाए कि ये कहाँ से 6.5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए वो राज्य सरकार लाएगी जो पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों को दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जिन राज्यों में पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली का इशू लेके वोट लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं, वो एक तरह से कहीं छलावा न साबित हो और सरकार उस पर निश्चित तौर पे वायदा खिलाफी में फंसेगी। इसलिए किसी तरह के आश्वासन को देने की बजाय सबसे पहले राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार को उसको एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जो आपने कहा कि राजकोषीय घाटा कहाँ से पूरा होगा। आपके पास जो कर प्रावधान है वो एक छोटा सा वर्ग से आपको कर मिलता है, उस कर से आपको एक बड़ा काम करना पड़ता है। उसमें एक पूरा यदि आप सभी राज्यों को लगाएं तो 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन की जो आवश्यकता पड़ेगी, वो धनराशि कहाँ से आएगी? राज्य सरकारों के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि एक राज्य 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए कहीं से इकट्ठा कर सके।
ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कर्मचारियों के साथ बेईमानी करने की बजाय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, एक ऐसा रास्ता बनाना चाहिए जो कर्मचारियों के हित में भी हो और उनके लिए किसी तरह का धोखाधड़ी वाला साबित ना हो। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पारित कर लोकसभा ने जो बजट संबंधी एक महत्वपूर्ण कार्य था उसे पूरा किया। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।